हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम जानेंगे बिल्स के बारे में, और ये बिल्स कैसे एक्ट बन जाते हैं, लॉ बन जाते हैं, उसके पूरे प्रोसीजर को जानेंगे और टाइप्स ऑफ बिल्स के बारे में जानेंगे आज के वीडियो से। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि हम डिटेल में जानेंगे कि ये प्रोसीजर कैसे वर्क करता है पार्लियामेंट के अंदर। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप वीडियो पूरा देखिए, और अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप इसे चाहे अनसब्सक्राइब भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम आपको कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं या आपके यूजफुल नहीं है कंटेंट, तो आप इसे अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा आज, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बिल्स के ऊपर आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, पार्ट 5 में अब तक हमने जाना है कि आर्टिकल 52 से 152 के अंदर दिया गया है, ये पार्ट द यूनियन के ऊपर है। और चैप्टर 1 में हमने जाना था जो कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर है, 4 पार्ट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल। ये इनके आर्टिकल्स जाने थे हमने, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, याद करने हैं हमें, तो आप एक बार देख लीजिएगा। और चैप्टर 2 में हमने जाना था पार्लियामेंट के ऊपर, यानी कि यूनियन लेजिस्लेचर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, दोनों हाउसेस के बारे में जाना था, और उनके ऑफिसर्स के बारे में भी हमने जाना था कि ऑफिसर्स क्या क्या होते हैं पार्लियामेंट के। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बिल जो है वो कैसे बन जाता है लॉ टू द पार्लियामेंट, उसके पूरे प्रोसीजर को जानेंगे और टाइप्स ऑफ बिल्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, बिल्स क्या होते हैं? लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स होते हैं, यानी कि किस चीज़ के बारे में लॉ बनाया जाएगा उसका एक प्रपोजल होता है, उसकी डिटेल्ड प्रोविजंस होते हैं उसके अंदर, उसको कहा जाता है बिल। तो सबसे पहले आपको याद कर रखना है कि किसी भी हाउस के अंदर लाया जा सकता है नया प्रपोजल। तो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एक बिल, और लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो पहली लर्निंग हमारी ये है आज की। फिर बिल होता है एक ड्राफ्ट लेजिस्लेटिव प्रपोजल, यानी कि एक ड्राफ्ट बनाया जाता है पूरा डिटेल्ड प्रोविजंस के साथ कि क्या क्या जो लॉ है हमारा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो क्या अचीव करना चाहता है और किस फील्ड के अंदर वो लॉ वर्क करेगा। तो पूरा डिटेल्ड जो ड्राफ्ट होता है उसको कहा जाता है बिल। जब बिल को दोनों हाउस पास कर देते हैं, उसके बाद वो प्रेसिडेंट पे भेजा जाता है, और प्रेसिडेंट जब उस पर साइन कर देते हैं तब वो जाके बिल लॉ बन जाता है या एक एक्ट बन जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्ट। तो एक्ट बन जाता है जैसे ही प्रेसिडेंट उसे साइन कर देते हैं। तो क्योंकि प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, इसीलिए प्रेसिडेंट के साइन के बिना कोई भी बिल, चाहे वो दोनों हाउस से पास हो जाए, लॉ नहीं बन सकता है, एक्ट नहीं बन सकता है। अब आर्टिकल 107 कहता है बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये आपको बता चुका हूँ, दोनों हाउसेज में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एक बिल, एक्सेप्ट फॉर मनी बिल। वो आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे, मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो पहले टाइप्स ऑफ बिल देख लेते हैं। बेसिकली दो तरीके के हैं, पब्लिक बिल्स एंड प्राइवेट बिल्स। ये देख लेते हैं क्या होते हैं, फिर हम आगे प्रोसीजर पे चलेंगे। तो पब्लिक बिल क्या होता है? इट इज अ बिल जो कि एक मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। यदि कोई मिनिस्टर पुट फॉरवर्ड कर रहा है बिल पास होने के लिए किसी भी हाउस में, उस बिल को कहा जाता है पब्लिक बिल। ठीक है, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट ऑफ द डे क्या चाहती है, कि क्या फील्ड में क्या ऑब्जेक्टिव के साथ नया बिल लाना चाहता है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव दिखाता है पार्लियामेंट को। तो इसको ड्राफ्ट कौन करता है? जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड बिल है वो मिनिस्ट्री से ड्राफ्ट करती है। कैसे? विद द कंसल्टेशन विद द लॉ मिनिस्ट्री। जो लॉ मिनिस्ट्री है उनसे कंसल्ट करके वो इसमें प्रोविजंस डालते हैं, वो उन्हें बताते हैं कि हमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं इस बिल के थ्रू, और फिर उसको लॉ मिनिस्ट्री के साथ डिस्कस करके लीगली जो कि वैलिड टर्म्स हों उसी टर्म्स के अंदर इसको पेश किया जाता है। इसके लिए 7 डेज का नोटिस देना जरूरी है हाउस को कि हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ये बिल, इस सब्जेक्ट के ऊपर ये नाम होगा, जिससे कि जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी उस बिल के बारे में, अपने के बारे में समझ सकें और अपना राय रख सकें जब इस बिल पे डिस्कशन की जा रही हो पार्लियामेंट के लिए अंदर। तो इसलिए मिनिमम 7 डेज नोटिस देना ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने दिन का नोटिस मिनिमम चाहिए पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो इसका आंसर होगा
7 days। और इसका चांस ज़्यादा होता है क्योंकि लोकसभा में जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो मेजॉरिटी में है, उसके कॉन्फिडेंस होल्ड करती है उसके अंदर, इसीलिए इसके पास होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अ प्राइवेट मेंबर बिल। अब देख लेते हैं प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। इट इज इंट्रोड्यूस बाय एनी मेंबर अदर देन अ मिनिस्टर। तो एक कोई भी मेंबर एक बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है पार्लियामेंट के अंदर, एक ड्राफ्ट प्रपोजल ला सकता है, एक्सेप्ट फॉर मिनिस्टर अगर कोई लाएगा तो उसे कहा जाएगा प्राइवेट बिल। तो उसमें देखने वाली बात क्या है कि रूलिंग पार्टी है उसका भी मेंबर अगर कोई है जो कि मिनिस्टर नहीं है, अगर वो भी इंट्रोड्यूस करता है कोई बिल तो भी उसे प्राइवेट मेंबर बिल ही कहा जाएगा, पब्लिक बिल नहीं कहा जाएगा, चाहे वो मेंबर रूलिंग पार्टी का ही क्यों ना हो। वो मेंबर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद कैसे ड्राफ्ट करना है उस, जैसे कि हमने देखा था कि पब्लिक बिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डिपार्टमेंट कंसर्न है उसकी है इन कंसल्टेशन विद लॉ मिनिस्ट्री। इसके अंदर मेंबर खुद ही ड्राफ्ट करेगा बिल को और इसके अंदर 1 महीने का नोटिस देना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पब्लिक बिल के अंदर 7 डेज नोटिस रिक्वायर्ड है और प्राइवेट मेंबर बिल के अंदर 1 मंथ नोटिस ही रिक्वायर्ड है। अब बिल 3 तरीके के हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए जाते हैं हाउसेस के अंदर। तो पहला है ऑर्डिनरी बिल्स, दूसरा मनी बिल्स एंड तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो इन 3 बिल्स के बारे में हम जानेंगे आगे, इनका प्रोसेस क्या होता है इन 3 बिल्स का ये जानेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल्स देख लेते हैं कि ऑर्डिनरी बिल्स को कैसे पास किया जाता है और कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। तो सबसे पहले किसी भी हाउस में इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ऑर्डिनरी बिल को। तो हमने जाना था कि ऑर्डिनरी बिल को लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि किसी भी बिल को या किसी भी क्वेश्चन पे या किसी भी रेजोल्यूशन के अगर हमें पास कराना है तो सिंपल मेजॉरिटी से पास कराया जा सकता है। सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास कराया जा सकता है किसी भी बिल को, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी मोशन को, किसी भी रेजोल्यूशन को। तो ऑर्डिनरी बिल्स के केस में भी सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग ही डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि बिल पास होता है उस हाउस में कि नहीं। तो पहले इसको किस फेज से जाता है बिल ये देख लेते हैं। तो पहले फर्स्ट रीडिंग होती है बिल की। जब मेंबर इंट्रोड्यूस करता है बिल हाउस के अंदर तो एक ब्रीफ स्पीच देता है और उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या अचीव करना चाहता है बिल्स के थ्रू वो बताता है एक ब्रीफ स्टेटमेंट के थ्रू। तो इसको कहा जाता है फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। ठीक है, क्या होता है इस बिल को पब्लिश किया जाता है ऑफिशियल गजेट में, गजेट ऑफ इंडिया के अंदर इसको पब्लिश किया जाता है। और ये पहले भी किया जा सकता है फर्स्ट रीडिंग से विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर। अगर नहीं किया गया है पहले तो फर्स्ट रीडिंग के बाद इसको पब्लिश कर दिया जाता है गजेट ऑफ इंडिया के अंदर। फिर 3 ऑप्शंस रहते हैं, या तो बिल को कंसीडर करता है उसी समय डिस्कशन होती है, या उसको किसी सिलेक्ट या जॉइंट कमिटी पार्लियामेंट की बनाई जाती है उसको रेफर कर दिया जाता है और फिर वो उसके बारे में डिसीजन या अपने ओपिनियन देती है कि इसके बिल के बारे में क्या क्या करना चाहिए। या तीसरा पब्लिक ओपिनियन सॉर्ट किया जाता है, पब्लिक डोमेन में ला दी जाता है और पब्लिक के ओपिनियन सॉर्ट किए जाते हैं आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, फिर होती है सेकंड रीडिंग। तो सेकंड रीडिंग क्या होती है कि इसमें क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होती है बिल की, उसके एक एक क्लॉज की वोटिंग की जाती है कि उसके अंदर क्या अमेंडमेंट्स लाई जानी है वो डिसाइड किया जाता है और क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग होती है बिल की। तो अगर ये सिलेक्ट कमेटी को रेफर करा गया तो वो तो रिकमेंडेशन कमिटीज की ही ले लेते हैं हम, लेकिन अगर नहीं किया गया खुद ही इसे डिस्कस कर रहा है तो उस केस में क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होगी, अमेंडमेंट सॉर्ट की जाएंगी, वोटिंग होगी बिल पे क्लॉज बाय क्लॉज, तब ये आगे बढ़ेगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेकंड रीडिंग ऑफ द बिल। फिर आती है थर्ड एंड द फाइनल रीडिंग। जब लास्ट में क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हो जाती है फिर एक जनरल डिस्कशन होती है बिल के ऊपर और फाइनली वोटिंग होती है और डिसाइड किया जाता है कि हाउस उसे पास करेगा या नहीं। तो इसके अंदर याद रखना है कि 3 रीडिंग्स हैं और इसे सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास कर दिया जाएगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया बिल उस हाउस में क्या होता है। अब आते हैं आगे दूसरे हाउस में। फिर अगर बिल पास कर दिया जाएगा हाउस में तो उसे दूसरे हाउस में भेजा जाएगा और अगर नहीं हुआ पास तो वहीं खत्म हो जाएगा। तो पास कर दिया हम ये मान रहे हैं और दूसरे हाउस में भेज दिया। तो इस केस में क्या होगा, सेम प्रोसीजर रिपीट होगा सेकंड हाउस में, बस इसमें ये नहीं होगा कि गजेट में दोबारा पब्लिश नहीं होगा बिल, बट फर्स्ट रीडिंग, फिर बिल की कंसिडरेशन, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, ये तीनों चीजें स्टेजेस
रिपीट होंगी सेकेंड हाउस के अंदर, और सेकेंड हाउस भी बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग उससे डिसाइड करेगा कि ये बिल आगे पास है कि नहीं है। ठीक है, अब आते हैं पॉसिबिलिटीज में कि एक बारी एक हाउस ने पास कर दिया, फिर दूसरे हाउस में चला गया, वहाँ रीडिंग्स हो गई सारी, उसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज हैं बिल की, आगे क्या होता है एक बारी सेकेंड हाउस के अंदर। तो पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि सेकेंड हाउस ओरिजिनल बिल को एज इट इज पास कर दे, जैसा कि पहले हाउस ने भेजा था वैसे ही दूसरे हाउस में पास कर दिया जाए। तो उस केस में क्या होगा, उसको प्रेसिडेंट के लिए असेंट के लिए भेज दिया जाएगा और यह माना जाएगा कि दोनों हाउस से पास हो गया है, और प्रेसिडेंट जैसे ही उससे साइन करेंगे तो वो बन जाएगा एक एक्ट यानी कि लॉ। तो ऐसे सीधा सीधा एक एक्ट बन जाएगा। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दूसरा हाउस जो है वो उसके कुछ क्लॉज को अमेंड्स कर दे और अमेंडेड बिल को पास करे, कि दूसरा बिल कहे कि हम इसमें ये अमेंडमेंट्स चाहते हैं और उसको वैसा अमेंडमेंट के साथ पास करे। फिर क्या होगा, इस केस में क्या होगा, वो ओरिजिनल हाउस पे भेजा जाएगा जहाँ पे बिल ओरिजिनेट हुआ था, जहाँ पहले बार ही डिस्कस हुआ था बिल के बारे में, वहाँ वापस भेजा जाएगा विद द अमेंडमेंट सजेस्टेड, कि ये अमेंडमेंट दूसरे हाउस ने सजेस्ट की हैं और अमेंडमेंट के साथ पास किया है। अब इसके अंदर भी आगे दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी कि जो ओरिजिनल हाउस था वो एक्सेप्ट कर ले कि अमेंडमेंट्स हम मान लेते हैं जो दूसरे हाउस ने दिए हैं, और उसकी अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट करके दोबारा से उसे पास कर दे। तो इस केस में क्या होगा, फिर वो प्रेसिडेंट पे चला जाएगा और फिर वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, और यदि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहला हाउस का है नहीं, हम नहीं मानेंगे आपकी अमेंडमेंट्स, हम तो वैसा ही मानेंगे जो हमने ओरिजिनली आपको भेजा था उसी तरह पास करेंगे, तो ये डिसएग्रीमेंट हो गया दोनों हाउसेस के अंदर रिगार्डिंग द अमेंडमेंट्स कुछ प्रोविजंस को लेके। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है क्या होगा, जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी दोनों हाउसेस की। ठीक है, तो ये सिंपल है, अगर दोनों हाउस एग्री कर रहे हैं तो डायरेक्टली साइन हो जाएंगे प्रेसिडेंट के, एक्ट बन जाएगा। अगर एक एग्री कर रहा है, दूसरा उसकी अमेंडमेंट्स को एग्री कर लेता है, तब भी वो एक्ट बन जाएगा प्रेसिडेंट। और अगर दोनों ही डिसएग्री रहते हैं तो उस केस में जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा पार्लियामेंट का, और फिर डिसाइड होगा उस बिल के बारे में कि क्या पास होता है कि नहीं। ठीक, तो ये क्लियर होगा। अब आता है जॉइंट सेशन, ये इंपॉर्टेंट है। जॉइंट सेशन दिया गया है 108 आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर यहाँ पूछा जा सकता है कि जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट किस आर्टिकल के अंडर बुलाया जा सकता है, तो इसका आंसर है 108। सेंट्रल हॉल में जनरली बुलाया जाता है जॉइंट सेशन। तो पहला इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं, किन कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक जॉइंट सेशन बुलाया जा सकता है पार्लियामेंट का। तो पहला कंडीशन क्या है कि एक बिल जो है एक हाउस पास कर दे और दूसरा हाउस उसे टोटली रिजेक्ट कर दे, अमेंडमेंट्स तो दूर की बात है, उसे टोटली रिजेक्ट कर दे, तो दोनों में डिसएग्रीमेंट हो गया, तो ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ेगा। दूसरा जो मैंने आपको पहले बताया था कि अमेंडमेंट्स में डिसएग्रीमेंट हो जाए, कि एक हाउस अमेंडमेंट सजेस्ट करे और दूसरा उसे एक्सेप्ट ना करे, तो उस केस में भी ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा। और लास्टली क्या होगा कि अगर पहले हाउस ने उसे पास कर दिया ओरिजिनेटिंग हाउस ने, फिर दूसरे हाउस पे गया और दूसरा हाउस जो है वो 6 महीने पास हो गया और कुछ डिसीजन नहीं ले पाया उस बिल पे, तो उस केस में भी जो है जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा। तो 3 कंडीशंस हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इन 3 कंडीशंस के अंडर जॉइंट सेशन बुलाया जा सकता है। और इसमें लास्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए कि जॉइंट सेशन बुलाएगा कौन, तो जॉइंट सेशन बुलाएगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु कॉल्स फॉर अ जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी है जॉइंट सेशन को बुलाना। तो इसमें आपको याद करना है कि 6 मंथ्स का टाइम होता है दूसरे हाउस के पास और प्रेसिडेंट कॉल करता है जॉइंट सेशन को। फिर आता है कि डिसाइड कौन करेगा अगर जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये डायरेक्टली पूछा जाएगा, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो इसका सीधा सीधा आंसर है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है वो प्रिसाइड करेगा जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को। और अगर स्पीकर नहीं है तो उसकी जगह डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेगा लोकसभा का, अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है लोकसभा का अवेलेबल, तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जो है वो प्रिसाइड करेगा जॉइंट सेशन को। तो अगर सीधा पूछा जाएगा कि कौन प्रिसाइड करता है तो स्पीकर होगा आंसर इसका। फिर आता है आर्टिकल 108 जॉइंट सेशन वाले आर्टिकल का क्लॉज नंबर 4। इसमें कहा गया है कि जॉइंट सेटिंग में क्या होगा, कैसे पास माना जाएगा बिल। तो जॉइंट सिटिंग में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उस समय प्रेजेंट हैं, वो वोट करेंगे अमेंडमेंट्स के ऊपर और बिल के ऊपर ओवरऑल।
फिर डिसाइड किया जाएगा कि वो बिल पास है कि नहीं। और यदि वो बिल जॉइंट सेशन में पास हो जाता है विद सच अमेंडमेंट्स या बिना अमेंडमेंट्स के, तो वो बिल पास माना जाएगा इंडिविजुअली दोनों हाउस द्वारा। तो यदि जॉइंट सेशन में बिल पास हो जाता है तो उसे माना जाएगा कि लोकसभा ने उसे अलग से पास किया है और राज्यसभा ने उसे अलग से पास किया है। तो इससे हम क्लियरली देख सकते हैं कि क्योंकि लोकसभा की मेंबरशिप डबल से भी ज्यादा है राज्यसभा की, तो लोकसभा में इसमें क्लियरली अपर हैंड है अगर जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा, क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा हैं और जॉइंट सेशन में टोटल मेंबर्स जो दोनों हाउसेस के हैं वो एक साथ बैठे हैं और उनकी इकट्ठे वोटिंग से लोकसभा को एडवांटेज है जॉइंट सेशन के केस में। ठीक है, तो डेडलॉक जॉइंट सेशन में ब्रेक कर दिया जाएगा बाय सिंपल मेजॉरिटी से वोटिंग करा के। ठीक है, अब क्या है प्रेसिडेंशियल असेंट। तो ये आर्टिकल भी आपको याद करना है, आर्टिकल 111 ये डिफाइन करता है प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल असेंट, यानी प्रेसिडेंशियल साइन जब करता है पर, तो उसके प्रोविजंस क्या हैं। तो जब दोनों हाउस से पास कर दिया जाएगा या जॉइंट सेशन में पास कर दिया जाएगा, उसके बाद उसे भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि प्रेसिडेंट पार्ट है यूनियन लेजिस्लेचर का, और जब तक वो साइन नहीं करेगा तो बिल एक्ट नहीं बन सकता। तो प्रेसिडेंट के पास जब जाएगा बिल तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो उस पर साइन कर दे तो उस केस में बिल बन जाएगा एक्ट, या वो विथहोल्ड कर सकता है अपने साइन, यानी कि पॉकेट वीटो एक्सरसाइज कर सकता है। पॉकेट वीटो होती है कि उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कितने टाइम के अंदर अंदर प्रेसिडेंट को साइन करने हैं बिल के ऊपर। वो तो उस केस में क्या होगा, दोनों हाउस तो पास कर देंगे बिल को, लेकिन प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करेगा तो वो एक्ट नहीं बन पाएगा। तो प्रेसिडेंट ये एक्सरसाइज करता है पॉकेट वीटो, तो या तो प्रेसिडेंट साइन करेगा या उस पर विथहोल्ड कर लेगा। ठीक है, और एक ऑप्शन और है कि प्रेसिडेंट जो है उस बिल को वापस भेज सकता है एक बारी दोनों हाउसेस को रिकंसिडरेशन के लिए, कि दोबारा इस पर पुनर्विचार करिए आप, और उसमें कुछ सजेशंस भी दे सकता है कि क्या क्या सजेशन है मेरी तरफ से कि किस किस मुद्दे पे आपको दोबारा सोचना चाहिए। और यदि हाउस दोनों उसको दोबारा से पास करके भेज देते हैं प्रेसिडेंट के पास सेम एज इट इज, तो उस केस में प्रेसिडेंट उसको दोबारा वापस नहीं भेज सकता पुनर्विचार के लिए। उस केस में उसे सिर्फ साइन करने हैं या फिर वो उसे विथहोल्ड करके रख सकता है, पॉकेट वीटो एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, और ये सिर्फ कब है, ऑर्डिनरी बिल्स के केस में। अगर मनी बिल है तो उस केस में प्रेसिडेंट उसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए भी नहीं भेज सकता। अब ऐसा क्यों है, ये मैं जब मनी बिल डिस्कस करेंगे तो हम जानेंगे कि मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में तभी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जब प्रेसिडेंट उसे रिकमेंड करेगा। तो जब प्रेसिडेंट ने उसे ओरिजिनली रिकमेंड करके भेजा है तो उसको रिकंसिडर करने का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए रिकंसिडरेशन नहीं होती है मनी बिल की, ये सिर्फ रिकंसिडरेशन एक बारी सिर्फ दी गई है फॉर ऑर्डिनरी बिल्स ओनली। ठीक है, और इसमें दिया गया है एज सून एज पॉसिबल आपको साइन करने हैं प्रेसिडेंट को। अब एज सून एज पॉसिबल दी गए, वेग है, एम्बिगुअस टर्म है ये, तो कोई टाइम फ्रेम डिफाइंड नहीं है किस टाइम के अंदर प्रेसिडेंट को साइन करने ही करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं मनी बिल्स क्या होते हैं। अभी तो हमने देखा था ऑर्डिनरी बिल्स क्या थे, अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के हिसाब से, मनी बिल। ये आपको याद करना है कौन से आर्टिकल में दिया है, इसके सारे प्रोविजंस याद करने हैं, इसके क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि ये डिफरेंट है ऑर्डिनरी प्रोसीजर से। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है, बहुत फेवरेट टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आप अच्छे से एक बारी देख लीजिए। तो मनी बिल, सबसे पहला प्रोविजन जो आपको याद रखना है कौन से आर्टिकल में दिया गया, ये बहुत रहता है न्यूज़ में। तो ये आर्टिकल नंबर आपको कोई पूछे भी ना कि 110 नंबर आर्टिकल कौन सा है, तो आपको सीधा दिमाग में कुछ सोचने बिना आपको ये मतलब एक इनवॉलंटरी एक्शन की तरह होना चाहिए कि 110 आर्टिकल मनी बिल। तो 110 आर्टिकल में दिया गया है मनी बिल्स के रिगार्डिंग प्रोविजंस की कौन कौन से बिल्स ऐसे होंगे जो कि मनी बिल की कैटेगरी में आएंगे, ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 110 में। तो आइए इसके प्रोविजंस देख लेते हैं कि कौन कौन सा बिल क्वालिफाई करेगा फॉर अ मनी बिल। तो मनी बिल कौन कौन से हैं वो देखते हैं। इसी क्लॉज 1 में दिया हुआ है आर्टिकल 110 के, 110 याद कर लेना। तो प्रोविजंस क्या, इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। किसी भी टैक्स को इम्पोज करने के लिए, अबॉलिश करने के लिए, रेमिट करने के लिए या ऑल्टर करने के लिए जो भी प्रोविजंस लाए जाएंगे बिल्स के थ्रू पार्लियामेंट में, वो सारे बिल्स होंगे मनी बिल की कैटेगरी में। ठीक है, फिर कोई भी अगर रेगुलेशन लाना चाह रही है गवर्नमेंट फॉर बोरोइंग मनी, कहीं से बोरो करना चाहती है पैसा,
गवर्नमेंट किसी की गारंटी देना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या किसी भी लॉ को अमेंड करना चाहती है जिसके अंदर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस लेनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, उस केस में भी जो बिल लाया जाएगा वो होगा मनी। फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट के मेन खाता है जिसमें पैसा आता है, जिससे पैसा निकाला जाता है, गवर्नमेंट स्पेंड करती है, जिसमें जो टैक्सेस आते हैं गवर्नमेंट को वो भी सारे कंसोलिडेटेड फंड में जाते हैं। तो कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड, जो कि एक इमरजेंसी फंड की तरह यूज करती है गवर्नमेंट, उन दोनों फंड्स के अंदर पेमेंट लाना और उनमें से निकालना, उसके लिए कोई भी बिल आएगा तो वो होगा एक मनी बिल की कैटेगरी में। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन अकाउंट है जिसमें कि पैसा आता है, टैक्स जो इम्पोज करती है गवर्नमेंट, और उसमें से पैसा निकलता है जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है वेरियस एक्टिविटीज पे। तो उसके अंदर जो भी पैसा आएगा या जाएगा वो सारे जो बिल्स होंगे वो बिल्स होंगे मनी बिल की कैटेगरी। अप्रोप्रिएशन ऑफ द मनीज आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको बताया कि पैसा निकालने, किसी स्पेंड करना है, किसी को देना है, किसी स्कीम पे स्पेंड करना है, तो वो मनी बिल की कैटेगरी में है। और किसी भी एक्सपेंडिचर को डिक्लेयर कर दे गवर्नमेंट कि इट इज टू बी चार्ज्ड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो वो भी मनी बिल की कैटेगरी में आता है। अब चार्ज टू कंसोलिडेटेड फंड ये क्या चीज़ है? चार्ज मतलब होता है अगर कोई भी आइटम चार्ज की जा रही है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, मतलब उस पर कोई वोटिंग नहीं होगी पार्लियामेंट में, उसको एज इट इज पास करना पड़ेगा, उसके लिए कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से कि हम ये पैसा निकाल रहे हैं। अब ऐसी कुछ दिए गए हैं चार्जेस, जैसे कि सैलरीज हैं प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, ये सब चार्ज की जाती है, इन पे कोई वोटिंग नहीं होती है पार्लियामेंट में कि हमें ये पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से। तो जो पैसा चार्ज किया जाएगा वो डायरेक्टली गवर्नमेंट निकाल सकती है विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर कोई एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है टू बी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो पहले उसे ये अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम इसको ऐसा डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा कोई बिल लाया जाएगा उसको भी मनी बिल कहा जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। रिसिप्ट ऑफ मनी अगर हो रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, तो उस केस में भी ये जो बिल लाया जाएगा उसको मनी बिल कहा जाएगा। तो ये 6 प्रोविजन दिए गए हैं, सारे प्रोविजन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये समझ लीजिए मनी बिल ओवरऑल होता क्या है, पैसा खर्चना और निकालना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से टैक्स लगाना, इन सब के लिए क्या चाहिए होगी, परमिशन चाहिए होगी। तो वो परमिशन बिल के फॉर्म में आएगी और उस बिल को कहा जाएगा मनी। ठीक है, या कोई और मैटर इंसिडेंटल टू क्लॉजेस A to F। तो ये है आर्टिकल 110 मनी बिल के ऊपर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा आर्टिकल है ये, तो 110 आपको याद करना है, अच्छे से याद करना है। फिर क्लॉज 3 क्या कहता है कि मनी बिल का डिसीजन कौन लेगा। तो ये प्रोविजंस तो दिए गए हैं आर्टिकल 110 के फर्स्ट क्लॉज में, पर अब ये डिसाइड कौन करेगा, इसमें बहुत डिस्प्यूट होता है। पीछे एक आधार बिल आया था, उस पर भी डिस्प्यूट हुआ था, स्पीकर ने उसे मनी बिल कह दिया था और पोजीशन कह रहा था कि नहीं, ये मनी बिल की कैटेगरी में आता ही नहीं है, तो कोर्ट तक चला गया था केस। तो इस केस में कि कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा की मनी बिल क्या है, क्योंकि ये मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउस में पेश किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों हाउस में पेश किया जा सकता है, किसी भी हाउस में। बट जो मनी बिल है वो क्वेश्चन ये भी आ सकता है किसमें इंट्रोड्यूस होता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है मनी बिल। ठीक, ओरिजिनेट लोकसभा में ही होगा, फिर राज्यसभा में उसको एक्सेप्ट जरूर करा लिया जाता है, पर सिर्फ ओरिजिनली कहाँ पे किया जा सकता है, लोकसभा में। तो इसलिए स्पीकर डेजिग्नेट करेगा लोकसभा का कि कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन डेजिग्नेट करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो स्पीकर उसको एक सर्टिफिकेट देता है बिल के साथ, किसी भी बिल जब इंट्रोड्यूस होता है उसको सर्टिफाई करता है कि इट इज अ मनी बिल, और फिर उसके साथ एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि ये मनी बिल है। तो जब वो बिल राज्यसभा में जाता है तो पता रहता है राज्यसभा में कि ये एक मनी बिल है, और फिर जब वो प्रेसिडेंशियल असेंट पे जाता है तो भी पता रहता है कि ये एक मनी बिल है। तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे क्योंकि इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मनी बिल ओनली, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही मनी बिल पेश किया जा सकता है, बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से मनी बिल पेश ही नहीं किया जाएगा लोकसभा में। तो इसलिए मैंने जैसे कि पहले बताया था कि वापस भी नहीं कर सकता प्रेसिडेंट उसे एक बारी भी, जब उसके लिए असेंट के लिए भेजा जाएगा उसके पास। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही पेश किया जाएगा सिर्फ लोकसभा में,
और स्पीकर डेजिग्नेट करेगा कि मनी बिल है कि नहीं। ठीक है, अब इसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर है। जनरल प्रोसीजर क्या है ऑर्डिनरी बिल का या किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी मोशन पे, कि सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग हाउस में पास या रिजेक्ट करेंगे किसी भी बिल को। ठीक है, वो ऑर्डिनरी बिल के केस में। मनी बिल के केस में स्पेशल प्रोविजंस हैं, वो देख लेते हैं फटाफट से क्या है। आर्टिकल नंबर 109 में दिए गए हैं। ठीक है, तो मनी बिल शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता। फिर दूसरा क्लॉज क्या कहता है कि जब लोकसभा ने पास कर दिया है मनी बिल को, उसको राज्यसभा भेजा जाएगा और राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन का टाइम होगा। ऑर्डिनरी बिल के अंदर 6 महीने तक राज्यसभा होल्ड कर सकती है किसी भी बिल को, या लोकसभा होल्ड कर सकती है किसी भी बिल को। यहाँ पे मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का टाइम है पास करने का उस बिल को या उसे रिजेक्ट करने का। उसके अंदर रिकमेंडेशन जरूर दे सकती है राज्यसभा की ये चेंजेस ले आओ, पर वो लोकसभा की मर्जी है कि उसे एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो 14 दिन का टाइम है और मर्जी लोकसभा की है उसे एक्सेप्ट करें अमेंडमेंट्स को या ना करें। बात किसकी मानी जाएगी? लोकसभा की। और अगर लोकसभा से अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट कर ली जाती है तो माना जाएगा कि बिल दोनों हाउस ने पास कर दिया है, और नहीं करती है तो उसके लिए जॉइंट सेशन बुलाने की ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ माना जाएगा कि ओरिजिनली जैसे लोकसभा ने भेजा था वैसा का वैसा पास है और प्रेसिडेंट के बाद भेज दिया जाएगा। अमेंडमेंट्स ड्रॉप कर दी जाएंगी जो रिकमेंड करी है राज्यसभा ने। कोई जॉइंट सेशन का प्रोविजन है ही नहीं मनी बिल के लिए। अगर 14 दिन तक लोकसभा ने भेज दिया पास करके और राज्यसभा ने कोई एक्शन नहीं लिया तो उसको लोकसभा मानेगी कि राज्यसभा ने पास कर दिया है। बेसिकली 14 दिन का टाइम है राज्यसभा के पास मनी बिल को पास करने का या रिजेक्ट करने का या रिकमेंड करने का। लेकिन अगर 14 दिन में कोई एक्शन नहीं लेता है राज्यसभा तो ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि राज्यसभा ने पास कर दिया है और उसको प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे ये मनी बिल वेरियस स्टेजेस से गुजरता है दोनों हाउसेस में। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कहाँ पे? इन लोकसभा। तो लोकसभा में इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फिर पास करने के बाद लोकसभा में इसे राज्यसभा भेजा जाता है, वहाँ पे इसको कंसिडर करा जाता है। राज्यसभा के पास 14 दिन होते हैं और राज्यसभा वापस भेज देती है इसको लोकसभा में विद अमेंडमेंट्स और एज इट इज जैसे कि लोकसभा ने पास किया था। ठीक है, तो 14 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली कंसिडर करा जाता है कि पास है। अगर 14 दिन तक राज्यसभा कोई एक्शन नहीं लेती है, फिर लोकसभा अमेंडमेंट जो राज्यसभा ने सजेस्ट की हैं वो एक्सेप्ट कर सकता है या टोटली रिजेक्ट कर सकती है, और उसके बाद सीधा सीधा प्रेसिडेंट के पास चले जाता है जो कि प्रेसिडेंट साइन करेगा या विथहोल्ड करेगा सेंड, पर उसे वापस नहीं भेज सकता जैसे कि ऑर्डिनरी बिल को भेज सकता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रोसीजर है मनी बिल का, कैसे बिल्स से वो एक्ट बन जाता है। तो और प्रोविजंस क्या है? देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। डेडलॉक के स्टेज में लोकसभा की बात मानी जाएगी सीधा सीधा। प्रेसिडेंट इसमें असेंट देगा या विथहोल्ड करेगा असेंट बट कैन नॉट रिटर्न अंडर आर्टिकल 111। अब आ जाते हैं आखिरी टॉपिक पे आज के, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के ऊपर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के लिए भी कुछ स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑर्डिनरी बिल से, तो वो देख लेते हैं कि क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बेसिकली एक बिल होता है या ड्राफ्ट प्रपोजल होता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में कुछ अमेंडमेंट चेंज लाने के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल 368 वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल 368 जो है ये प्रोविजन देता है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। ये क्वेश्चन 100% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजंस दिए गए हैं। तो ये है आर्टिकल नंबर 368। ठीक है, तो पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, कुछ नया ऐड करना कॉन्स्टिट्यूशन में है या कुछ वेरिएशन लाना है, चेंज करना है, या कुछ प्रोविजंस उसके रिपील करने हैं यानी कि हटा देने हैं, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास कराना पड़ेगा दोनों हाउसेस के अंदर
प्रेसिडेंट असेंट के बाद वो बन जाएगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमें चाहिए होती है क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, डायनेमिक नेचर रखनी है उसकी, जाकि जो नीड्स हैं डे की, जो टाइम चेंज के साथ साथ नई नई नीड्स पैदा हो गई हैं इंडिया में, उसको रिफ्लेक्ट करा जा सके, नई सिचुएशन को रिफ्लेक्ट किया जा सके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसलिए अमेंडमेंट ज़रूरी है। अब इस अमेंडमेंट को इतना आसान भी नहीं बनाया जा सकता कि हर रोज़ एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और कॉन्स्टिट्यूशन रोज़ ही चेंज हो रहा हो, क्योंकि हमें बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन के मेंटेन रखने हैं जो कि उस समय थे। थोड़े बहुत चेंजेस जो कि टाइम के साथ रिक्वायर्ड हैं वही हों, तो इसलिए इस प्रोसीजर को रखा ज़रूर गया है, पर इसको बहुत मुश्किल बनाया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इतनी आसानी से ना हो सके। तो इसके प्रोविजन दिए गए हैं आर्टिकल 368 में, तो अमेंडमेंट भी हो सके, बट ओनली दोज अमेंडमेंट जो कि रिक्वायर्ड है वो इंश्योर किया गया है डिफिकल्ट प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करके। तो इस केस में सिंपल मेजॉरिटी वर्क नहीं करती है जो कि ऑर्डिनरी बिल्स के केस में करती है। इस केस में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है पास कराने के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है, राज्यसभा भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकती है, लोकसभा भी कर सकती है। मनी बिल में सिर्फ लोकसभा में था, तो इसको भी याद रखना, ऑर्डिनरी बिल्स की तरह दोनों हाउस में इसको ओरिजिनेट किया जा सकता है। ईच हाउस हैज टू पास इट सेपरेटली, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों हाउस को इसको अलग अलग पास करना है स्पेशल मेजॉरिटी से। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या है वो देखते हैं अभी, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि दोनों को अलग अलग पास करना है, और अगर डेडलॉक हो जाएगा, अगर दोनों आपस में हाउस मानेंगे नहीं एक दूसरे के अमेंडमेंट्स को, तो उस केस में ज्वाइंट सेशन नहीं होगा, ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। इसको इंडिविजुअली जब तक दोनों हाउस पास नहीं करेंगे तब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग में क्या होगा कि लोकसभा मेजॉरिटी में हो जाएगी, जैसे हमने देखा था ज्वाइंट सिटिंग के केस में, तो लोकसभा की बात मानी जाएगी, तो स्टेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसको करने के लिए बराबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में दोनों हाउस को अलग अलग पास करना ही है, ज्वाइंट सेशन नहीं होगा, ये याद रखना है। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? इसमें दो केसेस हैं कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है? बाय मेजॉरिटी ऑफ 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो ऑर्डिनरी बिल्स के केस में क्या था? 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका 50%, उनकी सिंपल मेजॉरिटी। इस केस में क्या है? 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो लोकसभा में 550 मेंबर्स हैं और सिर्फ 400 लोग ही आए हैं उस दिन जिस दिन वोटिंग हो रही है। तो सिंपल मेजॉरिटी में क्या होगा? 400 का 50% यानी 200 लोग मेजॉरिटी पॉइंट हो जाएगा, 201 अगर आ गए तो पास हो जाएगा बिल। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए क्या रहेगा? 550 का 50% यानी कि 275 प्लस 1, 276 वोट्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास कराने के लिए चाहिए होंगे, और ये नंबर फिक्स रहेगा, ये मेंबर्स जो प्रेसिडेंट वोटिंग है उससे चेंज नहीं होगा। तो ये पहली कंडीशन है, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो ये थोड़ा टफ हो गया, सिंपल मेजॉरिटी प्रेसिडेंट वोटिंग की कम रहेगी, 200 रही जैसे हमने देखा, और जो टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस की सिंपल मेजॉरिटी है वो 276 रही, 275 रही, तो इसलिए ये थोड़ा टफ हो गया पहली कंडीशन। दूसरी, बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस प्रेसिडेंट वोटिंग। तो पहली कंडीशन है टोटल मेंबरशिप की 50% और 66.67% यानी 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट वोटिंग, वो भी चाहिए। तो ऑर्डिनरी बिल के केस में 50% ऑफ द प्रेजेंट मेंबर ऑफ वोटिंग चाहिए, प्रेजेंट वोटिंग चाहिए, और इसके केस में 2/3 मेंबर्स ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए मेजॉरिटी, तब ये कंसीडर होगा पास। ठीक है, तो दोनों कंडीशन से टफ हो गया है इस बिल को पास कराना दोनों हाउसेस में। ठीक है, ये याद रख लेना, टोटल दोनों चीज़ें, 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 मेंबरशिप ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड द वोटिंग। ठीक, और इसके अंदर कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं, कुछ ऐसे केसेस में कुछ ऐसे प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए तो कि फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि राज्यसभा में किस स्टेट की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, किस स्टेट को कितनी सीट्स दी जाएंगी, ऐसे केसेस में जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रही हैं, पूरी डिटेल है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस केस में ये ऊपर वाले दोनों तो सेटिस्फाई होने ही चाहिए, पार्लियामेंट तो पास करेगी,
इसके अंदर स्टेट्स की भी कॉन्करेंस चाहिए। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को पास करना पड़ेगा बिल को, स्टेट्स को, हाफ स्टेट्स को, यानी मिनिमम 50% ऑफ द स्टेट्स की कॉन्करेंस चाहिए होगी फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये और ज़्यादा टफ कर दिया, फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करना है तो स्टेट्स की भी लाओ, 50% स्टेट्स को भी एग्री कराओ तभी होगा। तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास कराना कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे टफ बना दिया गया, जिससे कि ओनली रिक्वायर्ड प्रोविजंस हो, जो कि रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स को अलाउ किया जा सके और जो कि सबको एक्सेप्टेबल हो, ज़्यादा मेजॉरिटी को एक्सेप्टेबल हो, वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाई जा सके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो बिल्स के ऊपर, और टाइप्स ऑफ बिल्स देखे हमने और कैसे पास कराए जाते हैं बिल्स पार्लियामेंट के अंदर, वो देखा आज के वीडियो से। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको हेल्पफुल रहा होगा आज का वीडियो, और थोड़ा आपको नॉलेज गेन हुई होगी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बारे में आज के वीडियो से। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसे एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में बजट और फाइनेंशियल लेजिस्लेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।